नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आज चर्चा एक ऐसे विषय पर जो हमारी आपकी लगभग हर चौथे या पांचवें भारतीय की 20 से 25% इंडियंस की सबसे दुखती रग बन चुका है। जी हाँ, बात करेंगे हम शेयर बाजार की। किस तरह से मुंह के बल गिर रहा है शेयर बाजार। लगातार ये छठा महीना है जब शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। लगभग 15 से 20% निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स गिर चुके हैं, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियोज इससे भी कहीं ज्यादा अफेक्टेड है। 30 से 40% की हिट ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियोज गिर चुके हैं, क्योंकि असली हिट हुई है मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में, जिसमें ज्यादातर लोग खासकर छोटे और नए निवेशकों का पैसा था। यहाँ पे बहुत जबरदस्त मार पड़ी है, लोगों की जैसे कमर टूट गई है। तो क्या कारण है शेयर बाजार की गिरावट का? क्या आगे का रास्ता दिख रहा है? क्या वैश्विक व्यवस्था बनी हुई है जिसकी वजह से शेयर बाजार भारत में भी गिर रहे हैं? भारत की इकोनॉमी के साथ क्या सिचुएशन है? इन सब पे तफसील से विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जी हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आए, मिले, घंटी बजे आपके फोन पे। तो शेयर बाजार में आप देखिए, लगभग 26,000 से भी ऊपर की हाई बनाई थी निफ्टी ने और अब 23,000 के आसपास चल रहा है। 15 से 20% की गिरावट रियल इंडिसेस में, लेकिन मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट्स में क्योंकि ज्यादा गिरावट आई है। अगर ज्यादातर लोगों के आप पोर्टफोलियोज चेक करेंगे, उनके कुल निवेश की कीमत चेक करेंगे, तो वो अगस्त सितंबर की हाईज के मुकाबले आज 30, 35, 40% तक गिर चुकी है। मतलब ये कि अगर लोगों के निवेश की वैल्यू 100 रुपए थी, तो आज उसकी कीमत कहीं भी 60 से 70 रुपए और कुछ केसेस में उससे भी कम हो चुकी है। तो क्या वजह है? एक तो देखिए, पिछले कुछ महीनों में लगातार FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या विदेशी निवेशकों ने लगातार बिकवाली की है। 3-3.5 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स वो भारतीय बाजार में बेच चुके हैं। उसका प्रमुख कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण पहले यह था कि अमेरिका के शेयर बाजार अच्छा कर रहे थे, तो यहां से पैसा निकल के अमेरिका जा रहा था। फिर चूंकि यहां रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहा था और यहां के वैल्यूएशंस फॉरेन इन्वेस्टर्स को कुछ स्ट्रेच्ड या कुछ ज्यादा लग रहे थे, महंगे लग रहे थे यहाँ के शेयर। और यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्सेशन के स्ट्रक्चर में फर्क आया था कि 10 से 12.5% लॉन्ग टर्म कर दिया गया था, 15 से 20% शॉर्ट टर्म कर दिया गया था, और इकोनॉमी में भी एक स्लो डाउन उन्हें दिख रहा था। तो ये 4-5 बड़े कारण थे। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी, यहाँ का टैक्सेशन स्ट्रक्चर में बदलाव, अमेरिकी और कुछ अन्य वैश्विक बाजारों का अच्छा प्रदर्शन, और यहाँ की इकोनॉमी में एक स्लो डाउन दिख रहा, और यहाँ की रिच वैल्यूएशन, महंगे लग रहे थे शेयर, इस वजह से विदेशी निवेशकों ने बेचे। लेकिन चूंकि भारतीय रिटेल लगातार जम के खड़ा रहा, SIPs जारी रही, उन्होंने पैसा लगातार लगाया बाजार में, तो उसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेलिंग की वो एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन भाव तो नीचे गिरे। और ये एक दुधारी तलवार हो गई इंडियन रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि जैसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कुछ महीने पहले संसद में कहा था कि भारतीय रिटेल बहुत एक मजबूत स्तंभ की तरह, एक पिलर की तरह खड़ा हुआ है बाजार में, जो बाजार गिरने नहीं देगा, और हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की, निवेशकों की जैसे कोई खास चिंता नहीं है। वो थ्योरी कुछ हद तक तो काम करी, लेकिन उसका नुकसान भी हमें बहुत हो गया, क्योंकि FIIs या फॉरेन इन्वेस्टर्स बेचते गए, इंडियन इन्वेस्टर या इंडियन रिटेलर खरीदता गया, बाजार के भाव गिरते रहे, शेयर बाजार के शेयरों की कीमतें घटती रहीं, लेकिन FIIs की सेलिंग कहीं एब्जॉर्ब होती गई। तो फर्क क्या हुआ? देखिए, अगर पहले शेयर बाजार में FIIs या विदेशी निवेशक 2.5-3 लाख करोड़ का माल बेच ही नहीं सकते थे, इतने शेयर बेच ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो 25-30 हजार 40 हजार करोड़ भी बेचते तो शेयर्स की कीमतें इतनी डाउन हो जाती कि फिर उनके लिए बेचना और ज्यादा नुकसान का सौदा हो जाता, तो वो बेच नहीं पाते। लेकिन चूंकि अब इंडियन रिटेल खड़ा हुआ है सामने मजबूत स्तंभ की तरह, पिलर की तरह, तो वो FIIs बेच रहे हैं, वो सेलिंग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो भाव गिरे, लेकिन उस अनुपात में नहीं। तो फॉरेन इन्वेस्टर को एक रेडीमेड बायर इंडियन रिटेलर में मिल गया, तो इंडियन रिटेलर के मार्केट में रहने के फायदे भी हुए, लेकिन नुकसान भी हुआ, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग एब्जॉर्ब होती गई और वो इतनी बड़ी मात्रा में सेलिंग कर पाए, नहीं तो उनको पहले ही रुक जाना पड़ता। तो हर चीज के जैसे दो पहलू होते हैं। ये इंडियन रिटेलर के मौजूद रहने की फ्लिप साइड थी कि उसने SIPs कंटिन्यू की, वो लगातार गिरते हुए बाजार में भी निवेश करता रहा, लेकिन कब तक करेगा वो?
कब तक वो देखता रहेगा कि उसकी कीमतें गिर रही हैं, उसका पैसे की वैल्यू कम हो रही है, उसके रुपया की वैल्यू कम हो रही है, उसके निवेश की वैल्यू कम हो रही है? कहीं ना कहीं वो भी हताश होकर शायद हथियार डालेगा और उसके पहले संकेत कहीं हमें मिलने भी शुरू हो गए, क्योंकि बाजार में मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में जिस तरह की गिरावट हुई है, वो कहीं ना कहीं इंडियन रिटेल भी उससे प्रभावित है, उन शेयर्स का साथ छोड़ रहा है। तो एक मुद्दा तो रहा एफआईआईज की सेलिंग। और क्या बाजार गिरने के कारण रहे? इंडियन इकोनॉमी का स्लो डाउन होना, कुछ संभावनाएं कम दिखना आगे के भविष्य में, कंजम्पशन स्लो डाउन होना, रोजगार की संभावनाएं कम होना, रोजगार कम होना, रियल वेजेस नहीं बढ़नी, तनख्वाहें नहीं बढ़नी, तो लोग पैसा कहां से लगाएंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क आया है पिछले कुछ सालों में इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। अगर हम मार्च 2014 की बात करें तो जो बड़े 100-110 शहर हैं, उनके बाहर से इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में कुल 2.5% आता था। मतलब 1 रुपया अगर मार्केट में निवेश होता था तो सिर्फ 2.5 पैसा बड़े शहरों और टियर 1 टियर 2 सिटीज के बाहर से आता था। फिर वही संख्या बढ़ के 2020 मार्च में हो गई करीब 11%। मतलब जो 1 रुपया निवेश होता था उसका 11 पैसा बड़े शहरों और टियर 1 टियर 2 सिटीज के बाहर से आता था। और दिसंबर 2024 तक वो संख्या बढ़ के हो गई 18.6%, यानी 1 रुपए में से लगभग 20 पैसे आपका बड़े शहरों और टियर 1 टियर 2 सिटीज के बाहर से आ रहा है। तो मतलब इक्विटी या शेयर्स एक मास प्रोडक्ट बन गए, बड़े लेवल पे कंज्यूम होने लग गए। देखिए, भारत में शेयर निवेशकों की संख्या आज बढ़ के 22 करोड़ हो गई है। मतलब 140 करोड़ में से 22 करोड़। अब उस 140 करोड़ में बड़ी संख्या में तो बच्चे होंगे, तो 100 करोड़ में से 22 करोड़ निवेश कर रहे हैं, 20 से 25% लोग। डीमैट अकाउंट्स की संख्या बढ़ के हो गई है 19 करोड़। मतलब कितनी बड़ी संख्या में लोग निवेश कर रहे हैं। तो आज हमारी अर्थव्यवस्था को, पहले ये कहते थे ना कि शेयर बाजार की अलग दुनिया है, असली अर्थव्यवस्था अलग है, लेकिन आज शेयर बाजार अगर गिरता है, डूबता है, उसमें थकावट होती है, गिरावट होती है, तो उसका असर सीधे सीधे इकोनॉमी में पड़ता है। क्यों? मैं समझाता हूं। वो इसलिए कि अगर आपकी निवेश आपने 1 रुपये का किया हुआ है और वो बढ़ के 1.5 रुपया हुआ है, तो आप एक कॉन्फिडेंस में रहते हैं, आप बाजार में खर्च करते हैं, सामान खरीदते हैं, कंजम्पशन बढ़ता है, एक फील गुड सेंटिमेंट रहता है। लेकिन वही अगर आपका रुपया गिर के 60 पैसे हो गया है, तो आप बाजार में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बंद कर देते हैं, फिजूल की चीजें नहीं खरीदते, खपत कम होती है, खपत कम होती है तो डिमांड कम होती है, डिमांड कम होती है और खपत कम होती है तो इकोनॉमी स्लो डाउन होती है। तो आज की संख्या में स्टॉक मार्केट्स इंडियन इकोनॉमी का एक रियल बैरोमीटर बन चुका है। और उसका कारण यह है कि अगर 20-25% लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनके रुपया कम हुआ है, उनके निवेश की वैल्यू कम हुई है, तो वो अपनी स्पेंडिंग कम करेंगे, इकोनॉमी प्रभावित होगी। तो ये कहना कि जी स्टॉक मार्केट्स की अलग दुनिया और रियल इकोनॉमी की अलग दुनिया है, अब उसके कोई मायने नहीं है। तो अब हम क्या करें? तो प्रॉब्लम तो क्लियर हो गई है कि शेयर बाजार गिर रहा है और उसके कारण क्या है। लेकिन अब भारत सरकार क्या कर सकती है? कुछ तो सुझाव आते हैं कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, एसटीटी, ये सब जो लगातार पिछले कुछ सालों में टैक्सेशन की भरमार की है उन्होंने, एक के बाद एक लागू किए हैं निवेशकों पर, उसको कुछ रोल बैक करें, कम करें। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि सरकार के भी हाथ बंधे हुए हैं। एक तरफ तो उन्होंने मिडिल क्लास को इस बजट में इतना बड़ा कंसेशन दे दिया है, 7 लाख से 12 लाख की लिमिट कर दी है कि वहां तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसी से 1 लाख 1.25 लाख करोड़ का सरकारी खजाने में रेवेन्यू का लॉस होगा। अगर वो ये भी रोल बैक करेगी तो फिर पैसे आएंगे कहां से खर्च करने के लिए, सरकारी स्कीम्स, योजनाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? दूसरा पहलू यह भी है कि अगर हम दुनिया के बड़े देशों से तुलना करें तो अभी भी यहाँ पे कैपिटल गेन्स टैक्स भारतीय निवेशकों को और विदेशी निवेशकों को भारत में बहुत भारी लग रहा है। खासकर इसलिए जब रुपये डॉलर को कन्वर्ट करते हैं तो उससे जो नुकसान विदेशी निवेशकों को होता है। लेकिन इन कंपैरिजन टू अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज यहाँ पे फिर भी बहुत कम है। ज्यादातर जगह ये कैपिटल गेन्स टैक्स 25 से 30-35% के बीच में है। यहाँ पे तो 12.5 और 20% ही है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लेकिन हम अपना कंपैरिजन डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ क्यों कर रहे हैं? हम अपना कंपैरिजन करें डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ या छोटी इकोनॉमीज के साथ, क्योंकि हमें तो डेवलप्ड बनना है। तो ये भी एक सांप छुचुंदर की स्थिति बनी हुई है सरकार के लिए, और सरकार इस पर कितना संज्ञान लेती है ये उनका काम है। बट डेफिनेटली टैक्सेशन को अगर ट्वीक करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, रोल बैक करते हैं, तो उसका एकदम से लाभ मिलेगा, निवेशकों का सेंटिमेंट सुधरेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। पहले ये था कि भारतीय बाजार गिर रहे थे, क्यों गिर रहे थे? कि भाई अमेरिकी शेयर बाजार बढ़ रहा है, सारा पैसा वहां जा रहा है, सेफ हैवन है। जब इतना डेवलप्ड इकोनॉमी है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतना साउंड फाइनेंशियल सिस्टम है, तो वो कुछ भी रिस्की एसेट में पैसा क्यों लगाएं विदेशी निवेशक? तो यूएस में पैसा जा रहा था, यूएस बाजारों में पैसा जा रहा था। अब जब यूएस के बाजार गिर रहे हैं, 2022 के बाद पहली बार इतनी जबरदस्त गिरावट दिखी जा रही है यूएस के बाजारों में, अमेरिकी बाजारों में।
रिसेशन की बातें हो रही हैं, वहां स्लो डाउन की, मंदी की बात हो रही है। जब ये सब हो रहा है तो फिर भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से निवेशक कतरा रहे हैं, खासकर विदेशी निवेशक। देर सवेर आएंगे, लेकिन अभी एक रिस्क ऑफ मूड बन रहा है कि भाई पैसा मत लगाओ शेयर बाजार में, सेफ और हेवंस में ही रहो। तो दोनों तरफ से इंडिया पिटा कि भाई अमेरिका चल रहा था तब हमको नुकसान, अमेरिका डाउन हो रहा है तब भी हमारे को उसका लाभ नहीं मिल रहा। फिर चीन में जो टर्न अराउंड हुआ, चीन का एक टर्न अराउंड, उससे भी भारत को नुकसान हुआ। चीन का बाजार को 1-2 साल से लगातार गिर रहा था, लेकिन फिर उन्होंने एक फाइनेंशियल स्टिमुलस की अनाउंस की। फिर उनकी टेक कंपनीज, खासकर डीप सीक, जिस तरह से उसने एक मुकाबला किया निविडिया का, सामने खड़ी हो गई और बहुत ही सस्ते मॉडल को उसने पेश किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुनिया में, उससे चाइनीज टेक स्टॉक्स में एकदम से तेजी आई है। और भारत में कोई ऐसा टेक स्टॉक है नहीं, भारत की किसी भी टेक कंपनी ने इस तरह का कोई इनोवेशन नहीं किया है। हम तो बैकएंड का ही काम कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं, हमारी इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस वगैरह, कोई इनोवेशन का काम तो हुआ नहीं है। तो हर तरह से भारत को नुकसान झेलना पड़ रहा है। और अगर अमेरिका में सच में मंदी आती है, जिसकी बात लोग कर रहे हैं, अब ट्रंप से जब एक सवाल पूछा गया कि क्या रिसेशन आने वाला है यूएस में, तो उन्होंने साफ साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये एक बदलाव का, चेंज का, ट्रांजिशन का दौर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें फायदा होगा। फिर वहां का फेड रिजर्व, जो वहां का आरबीआई है, अगर वो इंटरेस्ट रेट्स को और कम नहीं करता है, क्योंकि वहां पे महंगाई बढ़ रही है, टैरिफ वॉर की वजह से एक अनसर्टनिटी का, अनिश्चितता का माहौल है, तो अगर वहां पे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आनी बंद होती हैं और कहीं स्टेबल रहती हैं या फिर बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो फिर और तबाही। तो कुल मिला के इंडियन स्टॉक मार्केट्स अभी एक बहुत ही अजीब सी दुविधा की स्थिति में है। गिरावट 15-20% आ चुकी है। क्या और गिरावट आएगी? हो सकता है, बिल्कुल और भी आ सकती है। क्या और बहुत ज्यादा गिरावट आएगी? शायद उसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। क्या एकदम से तेजी आ जाएगी, बिल्कुल वी शेप्ड रिकवरी होगी? अभी तो कोई संभावना नहीं लगती। रिकवरी होगी भी तो स्लो, ग्रेजुअल, के शेप्ड होगी। लेकिन कुल मिला के, हालांकि मैं उस तरह का कोई इन्वेस्टर्स का एडवाइजर नहीं हूं, ना आप मेरी बात को उस तरह से लें, लेकिन कुल मिला के ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट्स में जितनी गिरावट आनी थी, उसका एक भारी अंश या उसका एक बड़ा अंश, बड़ा प्रतिशत आ चुका है। अब जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है कि भाई पैसा लगाते हैं तो कितना और टूट सकता है, कितना और शेयर गिर सकता है, उसके मुकाबले पैसा लगाते हैं तो 1-2 साल में कितना मुनाफा हो सकता है, उसकी संभावना ज्यादा है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है। अभी पैसा लगाएंगे तो देर सवेर उसका लाभ मिलेगा। हो सकता है उसमें कुछ क्वार्टर्स लग जाएं, 1-2 साल भी लग जाएं, ज्यादा भी लग जाएं, लेकिन यहां से बहुत ज्यादा लगातार टूटता जाएगा, गिरता जाएगा, उसकी लॉजिक कुछ कम समझ में आ रही है। लेकिन फिलहाल इंडियन इन्वेस्टर बदहाल है, परेशान है, हताश है। इकॉनमी एक अनसर्टनिटी के मोड में है, एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और देश में कुछ ग्लूम का सिनेरियो है इसकी वजह से। और इसका असर हमें हर सेक्टर पे देखने को मिल रहा है। बाजार में खपत कम हो रही है, कंजम्पशन कम हो रहा है, रियल एस्टेट के प्राइसेस भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी में एक डैम्पनिंग सा, एक डैम्प मूड है, एक सुस्ती का माहौल है। ये सुस्ती का माहौल मंदी के माहौल में नहीं बदले, इसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स जरूर लेने पड़ेंगे। और इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले कभी मंदी देखी नहीं, मार्केट में गिरावट देखी नहीं, क्योंकि 5 साल से तेजी थी, उनको भी थोड़ा धैर्य और धीरज रखना पड़ेगा। और निवेश से एकदम से हटना नहीं है, आप बने रहिए, लेकिन कॉशियस अप्रोच। क्योंकि बीच में तो ऐसा हो गया था ना, कहीं भी पैसा लगाओ, हर जना जीनियस है, कहीं भी पैसा लगाइए आपको फायदा हो रहा है। अब मालूम पड़ रहा है कि असली शेयर बाजार क्या होता है, इसमें अप्स एंड डाउन्स है, इसका एक सिक्लिकल नेचर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी होगी। इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे हमारी एनालिसिस आपको कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आपसे पुनः अनुरोध कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली मिले जब भी हम आपके लिए कोई नई पेशकश लेके आते हैं, कोई नई एनालिसिस, कोई नया विश्लेषण। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।